नमस्कार किसान बंधु, किसान खेती बाड़ी चैनल में एक बार फिर आपका भव्य स्वागत है। किसान बंधु, आज हम जैविक खेती के दूसरे अध्याय की तरफ ध्यान देंगे। आपको बता दें कि जैविक खेती किसानों को एक विष मुक्त पर्यावरण, विष मुक्त भूमि और विष मुक्त शरीर प्रदान करता है। जैविक खेती के सहारे किसान अपने खेतों की मृदा को जहरीली बनाने में जो रासायनिक उर्वरकों के द्वारा प्रयास किए थे उसको नष्ट किया जाता है और जैविक खेती हमारे फसलों में भी विष की मात्रा को कम करता है, जिससे मनुष्य का शरीर भी विषयुक्त नहीं होता है। जैविक खेती के बारे में हम ध्यान दें तो आजकल कृषि की उत्पादन को बढ़ाने के लिए जहरीले कृषि रसायनों का इस्तेमाल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अनाज, दालों, तिलहनों, मसालों, चारा, सब्जियों, फलों, दूध उत्पादन, खाद्य पदार्थों में कृषि रसायन अवरोधी की मात्रा बढ़ती जा रही है। किसान बंधु, दूसरी तरफ विषाक्त रसायनों की अंधाधुंध इस्तेमाल से जल और वातावरण को भी दूषित किया जा रहा है, जिसका मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विश्व व्यापार संगठन और दूसरी एजेंसियां भी सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की कमी को लेकर चिंतित है, जैसा कि सर्वविदित है। विषाक्त खाद्य पदार्थों के कारण लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। कृषि रसायनों के गलत और अत्यधिक इस्तेमाल से कृषि भूमि की उपजाऊपन, मृदा स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है। आए दिन खाद्य पदार्थों में कीटनाशियों, व्याधिनाशियों, रासायनिक उर्वरकों, पादप नियामकों और अवशेषों में मौजूद होने की रिपोर्ट सामने आती रही है। जैसा कि खेती की सघनता बढ़ती है, वैसे वैसे विनाशकारी बीमारियां भी, कीड़ों का प्रकोप भी बढ़ाने का विषय बना हुआ है। खेती में रसायन में अंधाधुंध इस्तेमाल से किसान का मित्र समझे जाने वाला केंचुआ, लाभकारी बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं की संख्या में भी कमी आ रही है। मिट्टी में उपस्थित अनेक सूक्ष्म जीव वास्तव में प्रकृति के दिया हुआ निःशुल्क वरदान है। ऐसे खजाने किसान बंधुओं से धीरे धीरे नष्ट हुए जा रहे हैं। सूक्ष्म जीव मृदा में होने वाली विभिन्न अपघटन तथा विघटित क्रियाओं में सक्रिय रूप में भाग लेते हैं, जिससे पोषक तत्व तथा खनिज लवण पौधों को मिलते हैं। ये सूक्ष्म जीव भी रासायनिक उर्वरक से लगभग नष्ट होते जा रहे हैं। आधुनिक परिवेश को देखते हुए खाद्य एवं खाद्य पदार्थों को विषाक्त रसायनों के कुप्रभाव से बचाना नितांत आवश्यक है। इस संबंध में जैविक खेती की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। फसलों में अधिक गुणवत्ता, अधिक पैदावार लेने हेतु जमीन के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए जैविक खेती का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वस्थ जीवन के लिए हम अपने स्वच्छ वायु, जल, भोजन, चारा, ईंधन, आवास और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की आवश्यकता जरूरी है। ये आवश्यकताएं कहीं न कहीं जैविक खेती से जुड़ी हुई हैं। साथ ही आधुनिक खेती की बढ़ती उत्पादन लागत से किसानों की जैविक खेती को प्रेरित कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य कम से कम लागत में मूल्य से अधिक उत्पादन लेना है। जमीन का उपजाऊपन कायम रखकर जहर मुक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना है। कुल मिला कर जैविक खेती एक उचित पर्यावरण और उचित पोषण देने में अग्रणीय है। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों के शरीर को निरोग बनाना है और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाना है। जैविक खेती का तात्पर्य उत्पादन की पद्धति से भी है। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों, व्याधिनाशियों, शाकनाशियों, पादप विधि विनियामकों को पशु में भोजन में किसी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि उचित फसल चक्र, फसल अवशेष, पशुओं के गोबर, मल मूत्र, फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश, हरी खाद एवं अन्य जैविक तरीकों से भूमि को उपजाऊ शक्ति बनाए रखकर पौधों
को पोषण तत्वों की प्राप्ति करना है। जैविक विधियों द्वारा कीट पतंगों और खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार जैविक खेती में भी जैविक उर्वरकों, जैविक खादों, हरी खादों, फसल अवशेषों के विशेष महत्व है। जैविक उत्पादन के लिए फसल में ऐसी खेत का उपयोग किया जाता है जिसमें कम से कम 3 वर्षों से किसी तरह का रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं किया गया है। इस तरह मिट्टी में अकार्बनिक रासायनिक तत्व पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। जैविक खेती क्यों आवश्यक है, इसके लिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें तो जैविक खेती से प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन होता है। भविष्य में इनकी उत्पादकता अत्यंत सीमित होगी। जैविक खादों, उर्वरकों, फसल अवशेषों, कंपोस्ट व वर्मी कंपोस्ट के जैविक द्वारा मृदा का दीर्घकालीन उर्वरकता में वृद्धि की स्थापना होगी। भूखमरी, भूख जनित बीमारियों, कुपोषण आदि से मानव जीवन को बचाने के लिए उच्च पोषक गुणवत्ता वाले पदार्थों एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, इससे मानव स्वास्थ्य का ठीक बना रह सके। बढ़ते आधुनिकीकरण एवं नई कृषि प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पादन, मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण को कम करना, ग्रामीण विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देना है। जैविक खेती पद्धति का प्रमुख केंद्र बिंदु मृदा को स्वस्थ व जीवित रखते हुए मृदा में उपस्थित लाभकारी जीवाणुओं एवं जैविक क्रियाओं को बढ़ावा देना है। आधुनिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मृदा उर्वरकता एवं मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य मृदा, पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखकर फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है। आधुनिक खेती में रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और उनके कम उत्पादन से सीमांत एवं लघु किसान अत्यधिक परेशान हो रहे हैं। मिट्टी में उपजाऊ शक्ति बनी रहे तथा मिट्टी की कार्बनिक पदार्थों में पर्याप्त मात्रा रहे, जिससे सूक्ष्म जीवाणु निरंतर क्रियाशील बने रहें। जैविक खेती जीवाणुओं के निरंतर विकासशील बने रहने में कामयाब सिद्ध होता है। जैविक खेती को अपनाने से प्रति वर्ष खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले हजारों टन रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशियों के इस्तेमाल में कमी आएगी। खेती में जहरीले कीटनाशियों का इस्तेमाल कम होने से पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलित बना रहेगा। खाद ही फसल उत्पादकों को रासायनिक दवाओं के कुप्रभाव से बचाया जा सकता है। जैविक पदार्थ कुछ खेती करने के लिए इस तरह आवश्यक होंगे। जैविक खाद किसान बंधु इस तरह प्राप्त कर सकते हैं। खेत में प्रयोग किए जाने वाले जैविक खादों में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी के खाद, पशुओं के नीचे जो बिछावन डाला जाता है वो सूअर व भेड़ व बकरियों के खाद, गोबर गैस का जो बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ होता है वह उसके द्वारा भी जैविक खेती का खाद प्राप्त किया जा सकता है। साधारणतः गोबर एवं कंपोस्ट की 1 टन खाद से औसतन 5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2 से 5 किलोग्राम फास्फेट एवं 5 किलोग्राम पोटास की प्राप्ति हो जाती है। अगर किसान बंधु खेतों में इसको फैला दें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास स्वतः ही खेत को प्राप्त हो जाएंगे और जैविक गुणवत्ता भी उसमें बनी रहेगी, जिससे जो DAP है या डाई है उसको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु हम इनका 50% ही प्रयोग कर सकते हैं। अधिकतर गोबर का प्रयोग किसान उपलों के रूप में जलाने के लिए कर देते हैं। कुछ बायोडनिक खाद जैसे गोमूत्र, गाय के सींग का खाद, हड्डी से बना हुआ खाद जैविक खेती में भी प्रयोग किया जाता है। किसान बंधु को अगर इस तरह का अपशिष्ट पदार्थ भी मिले तो किसी गड्ढे में दबाकर इसे खाद बना सकते हैं। इसके अलावा चीनी मिल का भी खाद जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। सीवर की खाद, कालीन उद्योग का अवशिष्ट जो पदार्थ होता है उसको भी खेतों में फैलाकर जैविक खाद बनाया जा सकता है।
फसल अवशेषों जैसे खरपतवारों, साग सब्जियों की पत्तियों एवं पशुओं के गोबर से मिलाकर केंचुओं की सहायता द्वारा बनाया हुआ जो वर्मी कंपोस्ट खाद या केंचुआ खाद भी होता है, वो भी जैविक खेती में प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा कार्बनिक अवशेषों के एक लंबे ढेर में रखकर केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। करीब 45 दिन में वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है, जिसे किसान बंधु एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर ले जाकर खेतों में भी डाल सकते हैं। अगर किसान बंधु की इच्छा होगी तो हम इसे प्रैक्टिकल में बनाकर भी दिखाएंगे। आने वाले वीडियो में हम किसान बंधु को वर्मी कंपोस्ट बनाकर दिखाने वाले हैं। किसान बंधु लगातार किसान खेतीबाड़ी चैनल से बने रहे तो यहाँ के कृषि वैज्ञानिक निरंतर आपको एक नई जानकारी प्रस्तुत करते रहेंगे। किसान बंधु आगे देखेंगे कि जैविक उर्वरकों के लिए फसलों का अच्छा उत्पादन लाने में जैविक उर्वरकों का प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है। इसमें राइजोबियम कल्चर, एजोवेक्टर, एजोमेरिलम, पीएसबी, एजोला, वेसिकुलर, माइकोइजा, नील रहित शैवाल तथा बायो एक्टिवेटर आदि प्रमुख हैं। टिकाऊ खेती और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक उर्वरकों का प्रयोग अति आवश्यक है। जैविक उर्वरक कम खर्च में आसानी से उपलब्ध हैं तथा इनका प्रयोग भी आसान है। जैविक उर्वरकों के प्रयोग से विभिन्न फसलों की उपज में 10 से 15% की भी वृद्धि देखी गई है। इनको जैविक खेती प्रबंधन के मुख्य अवयव माना जाता है। राइजोबियम एवं एजोवेक्टर वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन 78% को यौगिकीकरण द्वारा भूमि में जमा करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। पीएसबी मृदा में घुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करके पौधों के लिए फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, जिससे अगली फसलों को लाभ पहुंचता है। इसके अलावा जीवाणु उर्वरक पौधों को जाड़ों के आसपास वृद्धिकारक हार्मोन उत्पन्न करते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि एवं विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जैविक उर्वरकों का चयन फसलों की किस्म के अनुसार ही करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों, शाकनाशियों एवं कीटनाशियों के साथ जैविक उर्वरकों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैविक उर्वरक प्रयोग करते समय पॉकेट के ऊपर उत्पादन तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि एवं संतुलित फसल का नाम भी अवश्य देख लें। प्रयोग करते समय जैविक उर्वरकों को धूप एवं गर्म हवा से बचाए रखना चाहिए। किसान बंधु हरी खाद के बारे में ध्यान देंगे तो हरी खाद स्वतः ही खेतों में बनाई जा सकती है। हरी खाद का प्रयोग मृदा में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे मुख्य तत्वों के अलावा सभी द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की भारी मात्रा में उपलब्धता को बढ़ाई जा सकती है। हरी खाद के लिए मुख्यतः दलहनी फसलों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सनई, ढैंचा, लोबिया, मूंग, ग्वार और सोयाबीन प्रमुख हैं। इन फसलों से हरी खाद बनाने में मात्र 2 माह का समय लगता है। किसान बंधु इन फसलों को खेतों में लगाकर 2 माह तक इंतज़ार करने के बाद इसमें फूल आने के पूर्व मिट्टी में हल की मदद से पलट दिया जाता है। हैरों से मिट्टी में दबा देने के बाद हरी खाद की फसल लगभग 10 दिन का समय सड़ने में लगता है। इसके बाद खेत में तैयार करके अगली फसल की बुआई और रोपाई कर दी जाती है। हरी खादों का प्रयोग से खेत में 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन आसानी से सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फास्फोरस, पोटास और सूक्ष्म तत्वों का भंडार भी बढ़ाया जा सकता है। बहुउद्देशीय पेड़ पौधे जैसे सबूबल व नीम की पत्तियों एवं टहनियों का प्रयोग भी हरी खाद के रूप में किया जा सकता है। किसान भाइयों को 2-3 साल में एक बार हरी खाद की फसलों को अवश्य उगाना चाहिए, जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ती जाए, साथ ही मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है। परिणाम स्वरूप अगली फसलों के उत्पादन भी अच्छा होता है। इस प्रकार भूमि की जल धारण क्षमता एवं फसलों की जल की उपलब्धता को भी बढ़ाया जा सकता है।
अगला देखेंगे कि फसल अवशेष भी कम लाभप्रद नहीं है। किसान बंधु चाहें तो फसलों के अवशेष से भी अपने भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। साधारणतः किसान फसल उत्पादन में फसल अवशेषों के योगदान को नज़रअंदाज कर देते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में धान गेहूं फसल चक्र के अंतर्गत फसल अवशेषों का प्रयोग आम बात है। कृषि में मशीनीकरण की बढ़ती उत्पादकता की वजह से फसल अवशेषों की अत्यधिक मात्रा होती जा रही है। फसल कटाई उपरांत दाने निकालने के बाद प्रायः किसानों अवशेषों को खेत में ही जला देते हैं। फसल अवशेषों का प्रयोग जैविक खादों में मृदा में कार्बनिक मात्रा का सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार सब्जियों के फल तोड़ने के बाद इनके तने, पत्तियों एवं जड़ें खेत में रह जाती हैं, जिनकी जुताई करके मृदा में दबाने से उपजाऊपन में सुधार होता है। फसल अवशेषों में खलियां, पुआल और भूसा अवशिष्ट प्रमुख हैं। नीम की निबोली एवं नीम की खली में पोषक तत्व जो मिलते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटों को भी नष्ट कर सकती है। तदपि फसल अवशेषों का पोषक तत्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु अधिकांशतः फसल अवशेष को खेत में जला दिया जाता है, खेत से बाहर फेंक दिया जाता है। फसल अवशेष पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के साथ साथ मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं पर भी अनुकूल प्रभाव डालते हैं। फसल अवशेष क्षारीय मृदाओं के पीएच को कम करने में उन्हें खेती योग्य बनाने में भी मदद करता है। किसान बंधु जैविक खाद में आने वाले अगले मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे तो खरपतवार का नियंत्रण आता है। जहाँ तक हो सके जैविक खेती में खरपतवारों के नियंत्रण निराई गुड़ाई के द्वारा ही करनी चाहिए। इसके अलावा गर्मियों में गहरी जुताई, सूर्य के तपती किरणों में भी जुताई अगर की जाए, सूर्य की किरणों द्वारा साइलोजेशन, उचित फसल प्रबंधन एवं प्रति इकाई क्षेत्र पौधों की पर्याप्त संख्या अपनाकर खरपतवारों के नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही खरपतवारों को खाने वाले परजीवी तथा बैक्टीरिया का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक प्रकार का धान जिसका नाम पारथियन हेप्टोफोरस है, जो फसलों में होने वाले बैक्टीरिया है, जिसमें खरपतवार को भी खाने की क्षमता होती है, जो फसलों में उगाए जाने वाले मनुष्यों व पालतू जानवरों में खुजली व अन्य बीमारियां पैदा करता है, जैसे इनको जाइग्रोमा परजीवी खाकर समाप्त कर देती है। भारत सरकार की ओर से इस बीटल को जगह जगह छोड़ा जा रहा है ताकि इस हानिकारक घास के प्राकृतिक तौर पर बढ़ने पर रोक लगाई जा सके। सोलोराइजेशन की क्रिया से फसल काटने के बाद मिट्टी को हल चलाकर छोड़ देते हैं। सूर्य की गर्मी से मिट्टी का तापमान बढ़ता है। इस क्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सफ़ेद पारदर्शी पॉलीथीन के चादर से भी ढक देने का काम किया जाता है। इसके फलस्वरूप मृदा का तापमान में वृद्धि होती है और खरपतवारों के बीच वनस्पतिक भाग अंकुरण के लिए निष्क्रिय हो जाती है। इसके अलावा जैविक खेती के मुख्य फसल बोने से पहले खरपतवारों को उगने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। फसल को लगाने के कुछ समय पहले भी अगर जल मिट्टी का सिंचन कर दिया जाए तो खरपतवार के कुछ भाग स्वतः जम जाते हैं और अगले 8 दिन के बाद उनके अंकुरण होते ही अगर खेत की मिट्टी को पलट दिया जाए तो खरपतवार का नाश हो जाता है। फसलों जैसे सब्जियों, फलों और कपास में ड्रिप सिंचाई तकनीक को अपनाकर खरपतवारों के प्रकोप को भी कम किया जा सकता है। इस विधि से प्रमुख फसल की जड़ें आसपास पानी बूंद बूंद करके आवश्यकता पड़ने पर ही दिया जाता है। कभी कभी मुख्य फसल के साथ कम अवधि वाले फसलों को भी इंटरक्रॉपिंग के रूप में उगाकर खरपतवारों की संख्या को कम किया जा सकता है। इस तरह विभिन्न प्रकार के मुख्य बिंदुओं को ध्यान दें तो किसान बंधु खरपतवार से भी नियंत्रण पा सकते हैं। अब अगला मुख्य बिंदु कीटों एवं रोगों पर नियंत्रण है। जैविक खेती में कीट व रोगों के नियंत्रण भी जैविक साधनों के द्वारा किया जाना चाहिए। अलग अलग सब्जियों, फलों, फूलों
फसलों में विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे पाए जाते हैं। कीट पतंगे पत्तियों, कलियों, तना एवं फलों का रस को चूसते हैं और इन्हें कुतर कर खा जाते हैं। इससे फसलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को बाजार की पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। फसल पर नीम, लहसुन, हल्दी, मेथी आदि का प्रयोग से कई प्रकार के कीड़ों को नष्ट किया जा सकता है और दूर भगाया जा सकता है। नीम, लहसुन, हल्दी, मेथी में इस तरह के तत्व पाए जाते हैं जो सब्जियों और फलों के कीटाणुओं को नष्ट कर सकते हैं। नीम की नबोलिक को पाउडर 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर भी अगर फलों पर या सब्जियों पर छिड़काव कर दिया जाए तो इसके कीड़े मर सकते हैं। इसी प्रकार नीम का तेल 1 से 5% एवं करंज का तेल के संयुक्त छिड़काव से फसलों को कीट से बचाया जा सकता है। आजकल नीम गोल्ड, नीम का तेल, नीमोलिन आदि नीम वृक्ष से तैयार किए जाने वाले कीटनाशी बाजार में आसानी से उपलब्ध है, जिन्हें किसान बंधु ले सकते हैं। 1 एकड़ क्षेत्र के लिए 2 से 3 कार्ड प्रति सप्ताह की दर से 4-6 बार लगाने से कीटों में रोकथाम भी मदद मिल सकती है। इस प्रकार ट्राइकोडर्मा और न्यूरेनियम भूमि जनित फफूंद वाली बीमारियां जैसे विल्ट, कोलर रोट व नर्सरी के पौधों को सड़ने की रोकथाम हेतु अच्छे सिद्ध हुए हैं। बीजोपचार के लिए 6 से 8 ग्राम चूर्ण प्रति किलोग्राम बीज से भूमि को उपचार के लिए 2 से 3 किलोग्राम चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर व वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर डालने से विभिन्न भूमि जनित फफूंद रोगों की रोकथाम की जा सकती है। इस प्रकार कृषि रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव से भूमि को बचाया जा सकता है। इसके अलावा उचित फसल चक्र, क्रॉप एवं फसल की प्रतिरोधक प्रजातियों को अपनाकर कीटों के रोकथाम को प्रयास किया जा सकता है। किसान बंधु, आज के पाठ में पुनरावृत्ति करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि जैविक खेती किसानों के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी और मनुष्य के शरीर के लिए भी आवश्यक है। यह जैविक खेती मनुष्य को विष से मुक्त करेगा। मनुष्य में आज नाना प्रकार की मानसिक और शारीरिक बीमारियां हो रही हैं, वो कहीं न कहीं रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव के कारण हो रही हैं। किसान बंधु, इसमें तत्परता न लाए तो आने वाली पीढ़ियां लगातार मानसिक रोगों और शारीरिक रोगों की बीमार होती जाएंगी। मनुष्य का शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय होता जाएगा, क्योंकि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही तन और मन होता चला जाएगा। समय रहते अगर हम लोग जैविक खेती के बारे में प्रोत्साहित नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां ना ही नाकाम होंगी बल्कि नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित भी हो जाएंगी। जो पहले के मनुष्यों में श्रम शक्ति थी, आज वो श्रम शक्ति कहाँ गई? क्या कभी किसी मनुष्य ने सोचा कि जो इतनी भी काम करने की क्षमता पहले के मनुष्यों के पास हुआ करती थी, आज नाना प्रकार के रासायनिक खादों, कीटनाशकों इत्यादि के उपयोग से मनुष्य अपना शरीर खोखला बनाता गया और दवा बाजार से ढूंढता रहा। किसानों को अभी भी मौका है, अगर जैविक खेती को प्रोत्साहित करके जैविक खेती से अपने लिए भोजन उत्पादित करते हैं, समाज को देते हैं, तो आने वाली पीढ़ी भी हमारी मजबूत और स्वस्थ होगी। किसान बंधु, इसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें खेतों की मृदा को बनाए रखने के लिए पारंपरिक किसानों के पास भी बैठना चाहिए, किसानों को जागरूक भी करना चाहिए और किसी से भी जानकारी लेनी चाहिए कि पहले के किसान किस तरह से खेती किया करते थे। साधारणतः तौर पर हम बताना चाहेंगे कि खेतों में सबसे आवश्यक खेतों की मृदा को बनाना है और इस मृदा को बनाने के लिए हम खेतों से ही अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि पुआल, भूसा, दलहनी फसलों के छिलके, पेड़ पौधे के छिलके, पेड़ों के टहनियाँ, बड़े बड़े पेड़ों के पौधे को, पत्तों को अगर खेतों में लगातार पाटा से डालकर मिलाया जा रहा है तो एक मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर खेतों में कीटनाशी के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो नाना प्रकार के अपने ही पर्यावरण में उपस्थित पौधों को
कीटनाशी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जानवरों के गोमूत्र हुआ, नीम की खली हुई, नीम की टहनियाँ हुई, उनको सड़ा कर भी कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है। पौधों में संरक्षण और पौधों के खरपतवार नाशी के प्रयोग से अगर बचना है, तब भी मेरे द्वारा जो बताए गए कुछ उपाय हैं उसको अपना कर हम लोग खरपतवार पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार किसान बंधु हम आपको अपने इस पाठ के अनुसार यह आपको बताना चाहते हैं कि जैविक खेती पर अगर मनुष्य उतर जाए तो जैविक खेती ना ही लाभप्रद है, बल्कि कम लागत में एक स्वस्थ जीवन देने के लिए अग्रणी है। अगले पाठ में हम जैविक खेती से होने वाले विभिन्न जैव उत्पादों के बारे में जानकारी लेंगे, इसलिए लगातार बने रहिए इस चैनल से। हमारा पाठ होगा जैविक उत्पादक वैश्विक परिवेश में। धन्यवाद।